मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान मंजूषा में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आप सदैव स्वस्थ एवं मस्त रहें, इसके लिए मैं शुभाकांक्षी हूँ। आज हम आप लोगों के लिए क्षितिज भाग 2 के पाठ 5 उत्साह और अट नहीं रही है कविता लेकर उपस्थित हुए हैं। तो पाठ आरंभ करने से पहले मेरा सुझाव है कि जब भी मेरा वीडियो देखें तो अपने पास पेंसिल और पाठ्य पुस्तक जरूर रखें। इससे आपको व्याख्या एवं शब्दार्थ समझने में सहूलियत होगी। ये बात अलग है कि स्क्रीन पर आपको विषय वस्तु उपलब्ध रहते हैं, लेकिन यह उन परिस्थितियों के लिए है जब आप घर से बाहर हों या किसी यात्रा में हों, वहाँ आप इससे सहयोग ले सकें। अंत में मेरा आग्रह है कि यदि मेरे चैनल की अंतर्वस्तु और जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और यदि मेरे वीडियो पर लंबे समय से हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और यदि किसी प्रकार का कोई कठिनाई या दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिए। हम उसको यथासंभव दूर करने का प्रयास करेंगे। कविता से पहले कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक निराला उपनाम से विख्यात पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल में 1896 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन हुआ। इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के अंतर्गत गढ़कोला गांव के निवासी थे। राजकीय सेवा में रहने के कारण ये महिसादल में रहने लगे। इनका विवाह 13 साल की अल्प अवस्था में मनोहरा देवी से हुआ। इनकी 2 संतानें थीं, एक पुत्र और एक पुत्री। इनका पारिवारिक जीवन दुखों से परिपूर्ण था। 3 साल की अवस्था में माँ तथा युवा होते होते पिता का देहावसान हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में फैली महामारी के कारण पत्नी, भाई, भाभी एवं चाचा चल बसे। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने इन्हें भीतर से झकझोर दिया। इनका निधन 15 अक्टूबर 1961 में इलाहाबाद में हुआ। इनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में ही हुआ। इनके ऊपर रामकृष्ण परमहंस एवं विवेकानंद की विचारधाराओं का पूरा प्रभाव था। इन्हें छायावाद का महिष भी कहा जाता है। ये ओज और जागरण के कवि हैं। साहित्यिक अवदानों की अगर बात करें तो रामकृष्ण मिशन में समन्वय पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। बाद में मतवाला पत्रिका का संपादन किया। इसी पत्रिका में इनको निराला नाम मिला। अंत में सुधा पत्रिका का संपादन किया। इनका प्रमुख काव्य अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसी, अणिमा, नए पत्ते, आराधना, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति इत्यादि हैं। गद्य रचनाओं में चतुरी चमार, बिल्लेश्वर बकरिया, प्रभावती, निरुपमा, शुक्ल की बीवी इत्यादि हैं। अगर भाषा की बात करें तो निराला विस्तृत सरोकारों की कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता, प्रकृति का विराट एवं उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित हैं। उनके विद्रोही स्वभाव में कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावाद रचनाओं में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी है। शब्दार्थ देखें। धाराधर, बादल, उन्मन, कहीं न टिकने की स्थिति या अनमनापन, निदाघ, गर्मी, सकल माने सब, आभा, चमक, वज्र, कठोर, अनंत, जिसका अंत न हो, तप्त, तपती हुई, शीतल, ठंडा, ललित, सुंदर, विद्युत, बिजली, छवि, सौंदर्य, उर, हृदय, नूतन माने नया या नवीन, विकल, बेचैन या व्याकुल, अज्ञात, अनजान, घन, बादल, मेघ, धरा, धरती। व्याख्या देखें। बादल गरजो, हे बादल तुम भीषण गर्जना करो। कैसे गर्जना है? घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ,
हे जल को धारण करने वाले बादल, तुम संपूर्ण आकाश मंडल को घेर लो, आच्छादित कर दो और घोर गर्जना के साथ गरजो और बरसो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। तुम अत्यंत सुंदर हो, ललित ललित, जो तुम्हारा स्वरूप है बहुत ही सुंदर है। कैसे प्रतीत हो रहा है? जैसे काले घुंघराले, जिस तरह से घुंघराला काला बाल हो। आगे कहते हैं बाल कल्पना कैसे पाले, और तुम बच्चों की अनगढ़ कल्पनाओं की तरह दिखते हो। यानी तुम्हारा जो सौंदर्य है वो काले घुंघराले बालों के समान, जो छोटे बच्चे हैं उनकी अनगढ़ कल्पनाओं की तरह दिखते हैं। जिस तरह से छोटे बच्चों में अनंत संभावनाएं, कल्पनाएं छिपी होती हैं और वो हमेशा बदलती रहती हैं, ठीक उसी तरह से बादल भी अनेक रूपों में नजर आता है। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, तुम्हारे उर में, उर माने हृदय में विद्युत छवि है, यानी बिजली की अपूर्व सुंदरता छिपी हुई है। तुम देखने में बाल कल्पना से लगते हो, लेकिन हृदय में तुम्हारे विद्युत छवि है, बिजली की सुंदरता है। बच्चों के अंदर भी अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं, बादल के अंदर भी बिजली छिपी हुई है। यह किसका प्रतीक है? क्रांति का। जैसे बच्चे भी कुछ भी कर सकने में समर्थवान होते हैं, उनमें संभावनाएं छिपी होती हैं, उसी तरह बादल यदि अपनी उग्रता पर उतर आए तो वह विनाश कर सकता है। दूसरी तरफ नव जीवन वाले, नया जीवन भी प्रदान करने वाले हो, संपूर्ण जगत को नया जीवन देने वाले हो, कवियों को नई कल्पनाएं देने वाले हो। क्यों? क्योंकि बादल के बरसने पर धरती में छुपे अंकुर अपना नया जीवन प्राप्त करके बाहर निकल आते हैं। इसीलिए बादल को गरजने के लिए कहा कि तुम्हारी चेतना से जो दमित इच्छाएं हैं वो जागृत हो जाएं और कवियों में नई कल्पनाएं उभर कर आएँ। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। लेकिन तुम अपने वज्र को छिपा रखो, अभी उसे प्रकट न करो। नई कविता लोगों के अंदर, नया जीवन लोगों के अंदर तुम समाहित कर दो। प्रचंड गर्मी से जब समस्त प्राणी जगत त्राहि त्राहि करने लगता है, वनस्पतियां सूखने लगती हैं, उस समय नई स्फूर्ति और नया जीवन डालने के लिए बादल मूसलाधार बरसने लगते हैं। इसके भयंकर रूप को देखकर कभी को ऐसा लगता है कि उसके भीतर कठोर वज्रपात करने की शक्ति छुपी हुई है, जो कि एक बार सब कुछ तहस नहस कर सकता है। किंतु कभी उससे यह अनुरोध करता है कि अरे ओ भीषण काले बादल, अपनी कठोर वज्र शक्ति को अपने भीतर छुपाकर अभी तुम इस जगत में नया ज्ञान, नई कविता, नए प्राण भर दो, क्योंकि इस मृतप्राय जगत को नया जीवन देने की आवश्यकता है। आगे कहते हैं बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन। संपूर्ण विश्व के लोग इस प्रचंड गर्मी के कारण बिकल और उन्मन हैं, अर्थात भीषण गर्मी से जनमन की दशा व्याकुल, परेशान तथा अनमनी सी हो गई है। उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिल पा रहा। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घर, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। ऐसे में हे बादल, तुम आकाश के किसी अनजान दिशा से आकर के संपूर्ण धरती को घनघोर बारिश के द्वारा शीतलता प्रदान करो, ताकि उनकी बेचैनी दूर हो सके। बार बार कवि आग्रह करता है कि हे श्याम घन, तुम खूब गरजो, खूब बरसो,
ताकि सारी धरती तृप्त हो सके। यहाँ जल का प्रतीकात्मक भाव है। बादल के माध्यम से कवियों को संदेश दिया गया है कि वे अपनी कविता के माध्यम से सामाजिक विसंगतियों के विरुद्ध सक्रिय संघर्ष एवं नई चेतना का संदेश दें तथा विप्लव एवं क्रांति चेतना का स्वर मुखरित करें, जिससे संपूर्ण विश्व के पीड़ित जनों की व्याकुलता दूर हो सके। वास्तव में बादल निराला का प्रिय विषय है और बादल के माध्यम से निराला जी लोगों में उत्साह भरना चाहते हैं। जब उत्साह होता है तभी आदमी कुछ कर सकने में समर्थवान होता है, और इसीलिए इस कविता का नाम उत्साह रखा गया। और वह कविता के माध्यम से, बादल के माध्यम से कवियों के अंदर नई चेतना जागृत करना चाहते हैं, ताकि वो नवजागरण की गीत लिखें, नवजागरण की कविताएं लिखें, जिससे व्याकुल जनता में एक चेतना आए और वो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सके। प्रस्तुत कविता खड़ी बोली में रचित है, किंतु कहीं कहीं संस्कृत के तत्सम शब्द जैसे विद्युत, विकल, निदाग, अज्ञात, अनंत आदि का समावेश है। घेर घेर घोर में अनुप्रास अलंकार है। घेर घेर ललित ललित और विकल विकल में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। बाल कल्पना कैसे में उपमा अलंकार है। यहाँ पर बादल का मानवीकरण किया गया है, संबोधात्मक शैली है। और इस कविता में कवि ने अनुरोध के द्वारा बादलों को बरसने के लिए कहकर समस्त प्राणी जगत में नया जीवन, नया उत्साह भरने का प्रयास किया है। अगली कविता है अट नहीं रही है। इसका अर्थ है समा नहीं रही है, यानी किसी भी वस्तु में उसको समाहित नहीं कर पा रही है, भर नहीं पा रही है। आभा का अर्थ है चमक, पर का अर्थ है पंख, पाट पाट खाली जगह को भरना, पाटना, शोभाश्री सुंदरता से भरपूर, पट नहीं रही मतलब समा नहीं रही है। व्याख्या देखते हैं। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्रीपट नहीं रही है। व्याख्या देखें। वास्तव में भारत में बारी बारी से 6 ऋतुएं आती हैं, जिसमें बसंत ऋतुराज कहलाता है। फागुन यानी फरवरी मार्च के महीने में बसंत ऋतु का आगमन होता है। इस समय पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। रंग बिरंगे फूलों की बहार छा जाती है और उनकी सुगंध से सारा वातावरण महक उठता है। कवि ऐसे फागुन के महीने की अनुपम शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इन दिनों प्रकृति का रूप सौंदर्य इतना मनमोहक होता है कि मन कल्पनाओं के पंख लगाकर सुदूर आकाश में उड़ने को बेचैन हो उठता है। क्या कहते हैं कि अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। फागुन माह का मानवीकरण करते हुए कवि कहते हैं कि वसंत की शोभा मानो फागुन के तन में यानी शरीर में समा नहीं पा रही है, क्योंकि इस माह में रंग बिरंगे अनगिनत फूल अपनी सुगंध से सबको मुग्ध कर देते हैं। आम के पेड़ों पर बौर आने लगते हैं और उनकी सुगंध से मस्त होकर कोयल कूकने लगती है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो फागुन के सांस लेने पर सब जगह सुगंध फैल जाती है और यही फागुन हमें कल्पना लोक में उड़ने के लिए विवश कर देती है। कवि का ऐसा मानना है कि जो मादकता भरा सुगंध है वह फागुन के सांस लेने के कारण सर्वत्र बिखरा हुआ है। आँख हटाता हूँ, हट नहीं रही है। चारों ओर प्रकृति का इतना सुंदर रूप दिखाई देता है कि चाह करके भी कोई इस मनमोहक सुंदरता से अपनी आँख को नहीं हटा सकता।
कवि स्वयं प्राकृतिक सौंदर्य के जाल में फंसे हुए हैं। वो अपनी दृष्टि किसी दूसरी ओर फेर नहीं सकते। आँख उस सुंदरता को देखने के लिए लोलुप है। वह हटाने पर भी उस सुंदरता से अपने नेत्रों को हटा नहीं पा रही है। आगे कहते हैं, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है। कवि कह रहे हैं कि इन दिनों बाग बगीचों वन उपवनों में सभी पेड़ पौधे नए नए पत्तों से लद गए हैं। कहीं ये पत्ते लाल रंग के हैं तो कहीं हरे रंग के, यानी जो नए कोपल निकल रहे हैं वो लाल रंग के हैं और जो थोड़ा प्रौढ़ावस्था में आए हैं वो हरे रंग के हैं। अनगिनत रंग बिरंगे फूलों से लदी डालियाँ ऐसी लग रही हैं मानो प्रकृति देवी ने अपने गले में रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की माला पहन रखी है। फागुन अपने पूर्ण रूप सौंदर्य के साथ हमारे सामने उपस्थित है, किंतु कवि को ऐसा लगता है कि उसका अनंत अनुपम सौंदर्य मानो समा नहीं पा रही है। यानी उसकी जो शोभाश्री है इतना अधिक है कि वह हमारे हृदय में समा ही नहीं पा रही है, वह बहुत अधिक है। इस सुंदरता का कोई और छोर कवि को दिखाई नहीं पड़ता। इस अंतहीन अतुलनीय शोभा को कवि अपलक निहारते रह जाता है और बरबस कह उठता है, अरे वो मतवाले फागुन, तुम्हारी सुंदरता तो अट नहीं रही है। इस कविता में कवि ने सहज सरल बोलचाल की भाषा यानी खड़ी बोली में कविता की रचना की है। कविता में चित्रात्मकता का गुण कूट कूट कर भरा हुआ है। ऐसा लगता है कि हमारे आंखों के सामने बसंत की शोभा उपस्थित है। फागुन की तन में मानवीय करण अलंकार है। घर घर पर पाठ पाठ में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। इस कविता में छायावाद का प्रभाव स्पष्ट दिख